वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन्ड स्टेज। हार्डन्ड स्टेज के अंदर जो मेन प्रॉपर्टीज कंक्रीट में होनी चाहिए वो इस प्रकार है। कंक्रीट के अंदर एक तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सेकंड कंक्रीट ड्यूरेबल होना चाहिए, थर्ड कंक्रीट इम्परमिएबल होना चाहिए और फोर्थ कंक्रीट के अंदर डायमेंशनल चेंजेस नहीं आने चाहिए। अब सबसे पहले है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंक्रीट के अंदर 4 टाइप की स्ट्रेंथ हम स्टडी करते हैं हार्डन्ड स्टेज में। इसके अंदर आ जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्ड है बॉन्ड स्ट्रेंथ, फोर्थ है शियर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। कंक्रीट एज ए बिल्डिंग मटेरियल इज प्राइमरली मेंट फॉर टेकिंग कंप्रेसिव लोड्स। यानी जो कंक्रीट है बेसिकली ये कंप्रेशन लेने के लिए ही हम बनाते हैं और कंप्रेशन के अंदर ये बहुत मजबूत होता है। फर्दर हम इसको टेंशन में भी मजबूत करने के लिए वी प्रोवाइड आरसीसी और वी प्रोवाइड स्टील इन कंक्रीट, तो उसको हम बोलते हैं रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से मतलब है कि लोड, जो ये कंप्रेसिव लोड जितना कंक्रीट लेगा डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच लोड इज एक्टिंग, तो वो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एज पर BIS 456/2000 जो कोड की प्रैक्टिस है उसके हिसाब से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम 15 सेंटीमीटर क्यूब्स कंक्रीट की कास्ट करते हैं। फिर उन क्यूब्स को हम 28 डेज के लिए क्योर करते हैं और क्योरिंग करने के बाद जो लोड जिसके ऊपर वो क्यूब फेल हो जाती है वो हम नोट करके और क्यूब्स के एरिया से डिवाइड करके हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। और यूजुअली दिस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स पर mm²। तो यहाँ जो हमारी स्ट्रेंथ आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी 28 दिन के बाद, वो हमारी होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट। जब एक्चुअल जो हमारा साइट के ऊपर कंक्रीट होगा वो तभी हमारा यूज़फुल होगा जब इस मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा एक्चुअल जो है स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा रहे, बिकॉज दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एज पर कोड। अब वैसे तो जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी कंक्रीट के रेशियोज के ऊपर, प्रोपोर्शंस के ऊपर, और दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर हम ऑर्डिनरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो हम कंक्रीट यूज़ करते हैं वो 20 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेंथ मिनिमम होनी चाहिए। अगर हम रोड कंक्रीट जो पेमेंट है उनकी बात करेंगे तो वहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट 20 से 40 न्यूटन पर mm² रहती है। और अगर हम न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट यूज़ करते हैं तो वहाँ हमारे को हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए और वहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 60 न्यूटन पर mm² और इवन मोर। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो उसको प्रभावित करते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे कि एक फैक्टर है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो। अब वाटर सीमेंट रेशियो जितना अधिक होगा उतनी हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो एक वो फैक्टर है जो स्ट्रेंथ को गवर्न करता है। इसलिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो मिनिमम रखते हैं जितना पॉसिबल हो सके। एक सेकंड फैक्टर हो सकता है हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो भी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। किस तरह से, अगर हम एग्रीगेट सीमेंट रेशियो
बढ़ा देते हैं मिक्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, मिक्स के अंदर जो कंपैक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और कंपैक्शन जो फैक्टर है इट रिप्रेजेंट्स द वर्केबिलिटी ऑफ द मिक्स। तो जब वर्केबिलिटी मिक्स की बढ़ जाती है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिक्स की रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह एक फैक्टर है कंपैक्शन का। तो मिक्स का हम कितना कंपैक्शन करते हैं, अगर हमारा कंपैक्शन इफेक्टिव है तो कंपैक्शन से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि मिक्सिंग करने से, कंपैक्ट करने से जो एग्रीगेट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा डेंस पोजीशन में आ जाते हैं। इस तरह से अगर हम अच्छा कंपैक्शन करेंगे तो वी कैन इम्प्रूव द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ वायर्स भी एक फैक्टर है। कंक्रीट के अंदर अगर वायर्स की परसेंटेज को हम कंट्रोल कर लें तो वी कैन मेक गुड क्वालिटी कंक्रीट, और यू कैन से वी कैन मेक ए कंक्रीट विद गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब जो परसेंटेज ऑफ वायर्स अगर उसके अंदर अप टू 10% है तो जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कुछ हमारी कम हो जाती है वायर्स की वजह से, और ये लगभग 60% लॉस हो जाती है हमारी। और अगर जो परसेंटेज ऑफ वायर्स हमारी 20% है तो 20% में करीब 85% हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है कंक्रीट मिक्स की। इसी तरह अगर 30% वायर्स है मिक्स में तो कंक्रीट मिक्स जो है अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अप टू 95% लॉस कर देता है। इससे हमारे को आइडिया होता है कि जो वायर्स हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। इसलिए अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा रखना चाहते हैं मिक्स की तो मिक्स के अंदर वायर्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम कंपैक्शन करते हैं ताकि उसके अंदर वायर्स को हम बिल्कुल ना के बराबर कर सकें। एक फैक्टर हमारा होता है रेट ऑफ लोडिंग। तो रेट ऑफ लोडिंग जो है उसके ऊपर भी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत प्रभाव डालते हैं वो। अब जो सेकंड फैक्टर है हमारा, सेकंड फैक्टर क्या है, एक इसमें आ जाता है सीमेंट कंटेंट। तो अगर सीमेंट कंटेंट हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, लेकिन कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ज़्यादा सीमेंट डाला जाए ये कोई अच्छा प्रपोजल नहीं होता, क्योंकि इससे कंक्रीट हमारा अनइकोनॉमिकल बन जाता है। नेक्स्ट आ जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को लें तो टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की ये होती है 8 to 12% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि बेसिकली कंक्रीट इज नॉट मेंट फॉर टेकिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस। कंक्रीट इज मेंट फॉर टेकिंग ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। अब ये जो है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को मानते हैं कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूशन रहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ का। अब टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इस टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से कंक्रीट का जो श्रिंकेज होने की वजह से जो क्रैकिंग होने के चांसेस होते हैं उनको ये टेंसाइल स्ट्रेंथ रेजिस्ट करती है, एंड वी आर एबल टू कंट्रोल क्रैकिंग ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ लेने के लिए या टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कितनी है ये जांचना डायरेक्टली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसको जांचने के लिए हम कोई इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे स्प्लिट मेथड है, या एक दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ इन बेंडिंग, और विच इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट की हम फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं और उसकी हेल्प से वी कैन जज द टेंसाइल रेजिस्टेंस और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ ये एक बहुत
बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है, उनके बीच में एक बहुत ही दिलचस्प कोरिलेशन है। वो इस प्रकार है, अगर आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिक्स की मान लीजिए ये है 20 मेगापास्कल, तो अप्रॉक्सीमेटली 10% क्या रहेगी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो आपको मिलेगी 2 के आसपास मेगापास्कल। लेकिन फ्लेक्चरल जो स्ट्रेंथ है वो आपको मिल रही है करीब करीब 3.5। दूसरी तरफ अगर हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिक्स की अगर मान लीजिए 30% है या 30 मेगापास्कल है, तो ये आपकी 10% जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बनेगी 2.9 और से 3, जबकि जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है वो हमारे को ज़्यादा मिलती है, इस केस में 4.4 मेगापास्कल है। इसी तरह अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी 60% है या इससे थोड़ी ज़्यादा है, तो हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है थोड़ी, 10% नहीं रहती बल्कि कम्स राउंड 4.5 मेगापास्कल, जबकि जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है वो नियर अबाउट 7 मिलेगी हमारे को। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट के अंदर ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कि ये जो स्टील और कंक्रीट के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होती है, एडहेजन होता है, जिसकी वजह से स्टील को कंक्रीट बांध के रखता है अपने साथ, या आप कह सकते हो कि कंक्रीट और स्टील के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसको आप कह सकते हो कि दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेस और बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं होगी तो जब हम लोड लगाते हैं तो उसमें से देयर आर चांसेस दैट स्टील बार्स में पुल आउट ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट के अंदर स्टील बार्स को बांध के रखना, पकड़ के रखना हार्डन्ड स्टेज में, ये सिर्फ पॉसिबल तभी है जब कंक्रीट के अंदर अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हम लगभग 10% ही मान के चलते हैं कि जो टोटल आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, उसका लगभग 10% वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करती है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप इम्प्रूव कर सकते हो कैसे, कि एक तो वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करके, और दूसरा है हमारा कि उसके अंदर डिफॉर्म्ड बार्स या ट्विस्टेड बार्स को आप यूज़ करके उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शियर स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ का मतलब है कि जब कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के ऊपर लोडिंग की वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसके अपोजिट एजेस के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लग रही हो, यानी कि वो उस कंक्रीट मेंबर को ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि कंक्रीट सरफेस के ऊपर या स्ट्रक्चर के अंदर डायगोनल डायरेक्शन में क्रैकिंग होने के चांसेस होते हैं। तो अगर कंक्रीट के अंदर शियर स्ट्रेंथ है तो वो शियर स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि डायगोनल क्रैकिंग को अपोज कर सके। इसके लिए हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, ताकि उसके अंदर डायगोनल क्रैकिंग ना हो, क्योंकि डायगोनल जो क्रैकिंग होती है वो बड़ी हार्मफुल होती है, उनको हमारे को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी हम कह सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन। लॉन्ग रन में कंक्रीट कितनी स्ट्रेंथ हमारे को देता है, या किस तरह से जो है जो डिसइंटेग्रेटिंग इफेक्ट है वेदरिंग एजेंसीज का, उनको अपोज करता है। बिकॉज जो कंक्रीट है हमारा वो किसी भी लोकेशन में हो सकता है, किसी भी एनवायरनमेंट में हो सकता है। इट मे बी सब्जेक्टेड टू हॉट वेदर, इट मे बी सब्जेक्टेड टू कोल्ड वेदर, it may face alkaline water, it may face chemical attack, it may be under attack of soil salts or
सी वाटर। और कई बार कुछ एग्रीगेट ऐसे होते हैं जो कि केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं जब हम जो है मिक्स बनाते हैं, तो वो सीमेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं और डिसइंटेग्रेट हो जाते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी वो चीज़ है जो कि लॉन्ग रन में कंक्रीट को मजबूती देती है, कंक्रीट को डीके होने से या डैमेज होने से बचाती है। अब जो ड्यूरेबिलिटी है मिक्स, ये भी हम लगभग 10% ही मानते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। और ड्यूरेबिलिटी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती हैं, जो कंट्रोल करते हैं कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को। जैसे कि एनवायरनमेंट है, कंक्रीट स्ट्रक्चर किस एनवायरनमेंट में है, वेदर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में है या नॉर्मल एनवायरनमेंट है या साल्ट या एसिड अटैक में है, उन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। सेकंड है परमेबिलिटी। एक परमेबिलिटी एक फैक्टर है जो ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित करता है। तो कंक्रीट के अंदर अगर परमेबिलिटी है तो परमेबिलिटी मीन्स उसमें से कंक्रीट अलाउ कर रही है वाटर को पास करने के लिए वाइड्स में से, और जब कंक्रीट में से वाटर पास करता है तो वो कंक्रीट को डैमेज करता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम करता है। ठीक है, इसलिए कंक्रीट शुड बी इम्परमिएबल। देन हो सकता है एक फैक्टर कि कंक्रीट जो स्टील को कवर प्रोवाइड करती है, हमारा वो कवर डैमेज हो गया हो, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है कंक्रीट है वो ड्यूरेबिलिटी उसकी कम हो सकती है, क्योंकि स्टील एक्सपोज हो जाएगी तो इट में गेट कोरोडेड। और जब स्टील कोरोड होती है तो उसकी वॉल्यूम लगभग 2.5 गुना बढ़ जाती है। 2.5 गुना जब उसकी कंक्रीट के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगी तो इट विल एक्सर्ट टेंशन एंड दिस में रिजल्ट इन क्रैकिंग ऑफ द टॉप लेयर्स। इसी तरह वाटर सीमेंट रेशियो एक फैक्टर है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो भी उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी कम होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो इवेपरेट हो जाता है और वाइड्स छोड़ जाता है पीछे। इसी तरह कंपैक्शन है या क्योरिंग है, ये भी बड़े फैक्टर हैं जो कि ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। और एक फैक्टर है कि क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, सीमेंट भी, एग्रीगेट भी, वाटर भी, सारी चीज़ों की क्वालिटी क्या है। अब ड्यूरेबिलिटी को हम इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक तो हम वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन है। जितना वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा उतनी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो अगर हो सके तो कंक्रीट मिक्स हमेशा बनाएं जिसमें वाटर सीमेंट रेशियो कम रख पाएँ हम। दूसरा है साउंड सीमेंट का प्रयोग करें। कई बार अनसाउंड सीमेंट का हम सिलेक्शन कर लेते हैं, और अनसाउंड सीमेंट होगी तो वो जो है क्रैक्स का एक कारण बन जाती है, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हो जाता है उसकी वजह से, और वो अलग अलग डिफ़िकल्ट या एडवर्स एनवायरनमेंट में वो सही रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसके अलावा क्रस्ड एग्रीगेट अगर हम यूज़ करते हैं तो दे आर वेरी हार्ड एंड दे आर वेरी ड्यूरेबल। इसके अलावा हम बैचिंग और मिक्सिंग ऑपरेशंस को कंट्रोल करके भी ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। और इसी तरह से इफेक्टिव सुपरविजन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जितने कंक्रीटिंग ऑपरेशंस होते हैं उनको हम इफेक्टिवली सुपरवाइज करें तो भी हम एक ड्यूरेबल कंक्रीट बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इम्परमेबिलिटी। एक प्रॉपर्टी है इम्परमेबिलिटी। हार्डन स्टेज में खासकर ऐसी स्ट्रक्चर जो वाटर रिटेनिंग के काम आती है, जैसे कि डैम्स हैं, रिजर्वायर है, ओवरहेड कंक्रीट टैंक हैं, तो वहाँ पर हमारी एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जो कंक्रीट हम यूज़ करें इट शुड बी इम्परमेबल। द टर्म इम्परमेबल मीन्स that concrete or the property of concrete which do not allow water to pass through the body of concrete। तो ऐसी जगह पर हमारी मेन रिक्वायरमेंट यही होती है कि कंक्रीट शुड बी वाटर टाइट। कंक्रीट शुड नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू द स्ट्रक्चर। तो परमेबिलिटी, इसको इम्परमेबिलिटी
बढ़ाने के लिए या कंक्रीट को इम्प्रोवाइज करने के लिए या वाटर टाइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो सिलेक्शन ऑफ लो वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो कम से कम यूज़ करें। दूसरा हम कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कंट्रोल करके और पूरा कॉम्पैक्शन करें, उसका कंट्रोल्ड वे में करें, कंप्लीट करें। इसके अलावा क्योरिंग जितना हम ज़्यादा करेंगे, क्योरिंग को अगर हम सही ऑर्गेनाइज करेंगे तो वी कैन इम्प्रूव द इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। और इसी तरह हम जो एग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसे एग्रीगेट यूज़ करें, चाहे उनकी शेप की बात हो या साइज़ की बात हो, जो मिनिमम वाइड्स क्रिएट करते हो, तो इस तरह से वी कैन इम्प्रूव द इम्परमेबिलिटी ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाता है डायमेंशनल चेंजेस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो श्रिंकेज, दूसरा पढ़ेंगे हम इलास्टिसिटी, थर्ड क्रीप और फोर्थ पढ़ेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होता है कि अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग साइकिल की वजह से, वो क्लाइमेट की वजह से हो सकती है कंक्रीट के ऊपर। कंक्रीट में भी एक्सपोज टू अल्टरनेट हॉट और कोल्ड वेदर, या देयर इज अ लार्ज वेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। तो कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज हो सकती है, मतलब उसकी जो वॉल्यूम है थोड़ा बहुत श्रिंक हो सकती है। तो श्रिंकेज जो है एक तो प्लास्टिक स्टेज में हो सकती है। प्लास्टिक स्टेज में जो श्रिंकेज होती है वो इतनी हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि जैसे हमने लोड लगाया, कुछ श्रिंकेज हुई, लोड हटाया तो श्रिंकेज वापस हो जाती है, हम उसको रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि कंक्रीट इटसेल्फ इज पोर्टिव, ड्यू टू इट्स प्लास्टिक बिहेवियर, कंक्रीट भी हमारा इस लायक है कि वो इसको रेजिस्ट करेगा। लेकिन सेकंड जो श्रिंकेज है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई श्रिंकेज, वो ज़्यादा हार्मफुल है। तो ड्राई श्रिंकेज कब होती है? जब इनिशियल सेटिंग हो जाती है मिक्स की। इनिशियल सेटिंग के बाद अगर उसके अंदर कोई श्रिंकेज आती है तो दैट श्रिंकेज वी cannot remove, तो दैट इज कॉल्ड ड्राई श्रिंकेज। ड्राई श्रिंकेज ज़्यादा हार्मफुल है। और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इसके जो ये फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से श्रिंकेज होती है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो आपने ज़्यादा यूज़ किया और इसकी वजह से क्या हुआ, एकदम से हाइड्रेशन प्रोसेस हो जाता है। हाइड्रेशन प्रोसेस में जितना फास्ट होगा उसी स्पीड से उसमें श्रिंकेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मिक्स जो है जल्दी अपना प्लास्टिक बिहेवियर छोड़ देता है और वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है। सेकंड फैक्टर हो सकता है सीमेंट। तो सीमेंट अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो देयर आर चांसेस दैट देयर कैन बी सम श्रिंकेज। इसके अलावा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर है, क्योंकि जहाँ जब साइट के ऊपर जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है वहाँ कंक्रीटिंग करते समय उस पे भी बहुत डिपेंड करता है श्रिंकेज कम या ज़्यादा होगी। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट और टाइप्स ऑफ सीमेंट दूसरे फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा एडमिक्सचर्स का प्रयोग हमने करना है या नहीं करना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और सुपरविजन, ओवरऑल सुपरविजन। तो श्रिंकेज को हालांकि हम कम कर सकते हैं। कम करने के लिए हम कुछ स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो आप कम कर दो, जैसे कि आप जो है ना सैचुरेटेड एग्रीगेट्स यूज़ कर लो, जैसे है कि हम कोर्सस एग्रीगेट्स का प्रयोग ज़्यादा करें क्योंकि वो रेजिस्ट करते हैं श्रिंकेज को, और सीमेंट कंटेंट कम कर दें। और इसी तरह ज़्यादा जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो उस दौरान हम कंक्रीटिंग करें, जिससे कि वो हाइड्रेशन प्रोसेस हमारा यूनिफॉर्म रेट से चले, स्मूथली चले। एक इसका हमारे को एडवांटेज भी होता है, ये जो है ना श्रिंकेज का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कंक्रीट के ऊपर, वो है कि श्रिंकेज की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस कंक्रीट के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से
कंक्रीट और स्टील का बॉन्ड अच्छा बनता है, और वो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से क्रैकिंग आती है उनको भी रेजिस्ट करता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। सेकंड आ जाता है हमारा इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टीज। कंक्रीट जो होता है बेसिकली एक रिजिड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो यहाँ पे है इसका जो है ना इलास्टिसिटी को खास मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी कंक्रीट जब प्लास्टिक स्टेज में होता है तो इट बिहेव्स ए लिटल, इट शोज ए लिटल इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी को मापने के लिए हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जिससे आप जज कर सकते हो कि कंक्रीट कितना इलास्टिक है। और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो हालांकि कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिस तरह की स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या टाइप्स ऑफ एग्रीगेट यूज्ड, देन मॉइस्चर कंटेंट है, या एज ऑफ टेस्टिंग है, किस एज पे आप उसको टेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको इलास्टिसिटी थोड़ा बहुत हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हालांकि दिस इज नॉट ए डिजायर्ड प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कंक्रीट। फिर भी अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो कम रखें और उसको हम क्योरिंग ज़्यादा करें तो वी कैन इम्प्रूव सम इलास्टिक बिहेवियर ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट आ जाता है क्रीप। अब क्रीप क्या है? क्रीप एक वो स्टेज है कंक्रीट की जब कंक्रीट का जो मटेरियल है वो फटीग मान लेता है लोडिंग के अगेंस्ट। क्रीप को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए परमानेंट स्ट्रेन which occurs due to continuous loading of a member for a long time duration। जब कोई भी कंक्रीट मेंबर लंबे समय तक लोडिंग में रहता है, लोडिंग कंडीशंस में रहता है, तो क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि मटेरियल उस लोड को लेने के लिए थक जाता है। दैट स्टेज इज कॉल्ड फटीग स्टेज। तो इनिशियली क्या होता है कि जब लोड लगेगा कंक्रीट के ऊपर तो वो हमारा इलास्टिक लिमिट में रहेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन हमारी प्रोपोर्शनल होगी। जैसे ही आपने लोड हटाया डिफॉर्मेशन आपकी वापस हो जाएगी। लेकिन क्या होता है जब लंबा समय हो जाता है लोडिंग का, लोडिंग जब लंबे समय के लिए रहती है तो क्या हो जाता है कि वो मटेरियल उसी लोड को जो पहले लोडिंग थी उसके ऊपर इवन उसी लोडिंग को लेने के लिए थक जाता है मटेरियल, और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक यील्ड या प्लास्टिक फ्लो। एग्जाम्पल हम बहुत सारे दे सकते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि एक फैन है घर में और उसकी जो रॉड है उसका वेट ले रही है सर, लगातार जो है ना टेंसाइल लोड वो बियर कर रही है। लेकिन जब ये बियर कर रही है तो विद इन इलास्टिक लिमिट है शुरू में जब पंखा लगाते हैं, लेकिन जब इस कई साल तक रॉड लगी रहेगी तो लगातार सेम लोड उसके ऊपर लगा हुआ है फैन का, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो रॉड है वो थक जाती है पंखे का लोड लेने के लिए, और उस रॉड के अंदर एक परमानेंट एक्सटेंशन हो जाती है बहुत थोड़ी, तो उसको हम बोल सकते हैं क्रीप है। क्रीप के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एक तो है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जो इसको प्रभावित करता है या जो रिस्पॉन्सिबल है क्रीप के लिए। दूसरा है वाटर सीमेंट रेशियो। थर्ड है टाइप एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट है हो सकता है इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, देन एज ऑफ लोडिंग, एज एट द टाइम ऑफ लोडिंग एंड मॉइस्चर कंटेंट। एक्सेस इस क्रीप की वजह से क्या हो जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एक्सेसिव रिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन आ जाती है विच आर नॉट डिजायरेबल। क्रीप कहीं हम नोटिस करते हैं तो वो एक किस्म से हमारे लिए अलर्ट होता है कि नाउ द स्ट्रक्चर इज
not as safe as it was in the early stages. लास्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सपोज होती है तो टेम्परेचर कभी कम कभी ज़्यादा, तो विद जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो कंक्रीट है, स्टील है, उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से हम उसका थर्मल बिहेवियर जो है मेजर करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, स्टील हो या कंक्रीट हो उसके अंदर पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर की वजह से कितना उसके अंदर खिंचाव आता है या श्रिंकेज आती है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है विद चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर जो भी उसके अंदर एक्सटेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा स्टील में या कंक्रीट में। तो अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग कोफिशिएंट होता है थर्मल एक्सपेंशन का। लेकिन कंक्रीट जो है यहाँ पर बहुत ही फिट बैठती है। कंक्रीट और स्टील का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत अच्छा होता है और ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। जैसे कंक्रीट की हम बात करें तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, यानी कि पर डिग्री वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और से लेकर 14 × 10 की पावर -6 इस रेंज में होता है सारा। जबकि स्टील के अंदर क्या वैल्यू होती है हमारी 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 पर डिग्री वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो इसलिए क्योंकि स्टील और कंक्रीट का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो नियरली एक जैसा ही है, इस वजह से भी कंक्रीट और स्टील का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है हमारा। तो कंक्रीट एज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बिकम्स अ वेरी सूटेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब ये जो है इसकी जो कोफिशिएंट है, जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा कब होगी जब हम रिच सीमेंट कंक्रीट मिक्स यूज़ करेंगे। और दूसरे जो फैक्टर है जिनके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि सीमेंट कंटेंट है या एग्रीगेट किस टाइप का आप यूज़ कर रहे हैं, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर एक्सपेंशन ज़्यादा होता है मटेरियल का तो एक्सपेंशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी स्ट्रक्चर्स के अंदर हम एक्सपेंशन जॉइंट का प्रोविजन रखते हैं, इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का प्रोविजन रखते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन फ्री कर सकें, जिससे कि उसके अंदर कोई क्रैकिंग ना हो या डैमेज ना हो। दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो। थैंक्स ऑल। We will meet again with a new topic.